नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कुमार और आप देख रहे हैं इग्नू IQ हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा, कई दिनों से वीडियोस में अपलोड नहीं कर पाया, अपने निजी कारणों से मैं व्यस्त था। और दूसरी बात दोस्तों ये भी है कि 21 तारीख को जो एग्ज़ाम आपका है BPSC 101, उसको फोकस करके ही मैं वीडियोस बना रहा हूं। और हमारा जो आज का चैप्टर होने वाला है वो है इकाई 7 उत्तर आधुनिकतावाद या उत्तर आधुनिक। दोस्तों, ये चैप्टर इतना हार्ड है कि मुझे आपको इस चैप्टर को काफ़ी अच्छे से समझाना होगा। ये चैप्टर हार्ड भी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। इस चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन तो दोस्तों आएगा ही आएगा, ये चीज़ जो है आप जान लीजिए। तो ये चैप्टर 20 नंबर का बिल्कुल रहेगा। इस चैप्टर को अगर अच्छे से पढ़ते हैं आप तो यहाँ से 20 से 25 नंबर आप जो है यहाँ से गेन कर सकते हैं। तो इस चैप्टर को आपको अच्छे से समझना और पढ़ना होगा। तो आइए शुरू करते हैं उत्तर आधुनिकतावाद। देखिए, उत्तर आधुनिकतावाद चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको 3 चीज़ों के बारे में जानना है। एक पूर्व आधुनिक, एक आधुनिक और एक उत्तर आधुनिक। देखिए, पूर्व आधुनिक का मतलब होता है कि आधुनिक काल से पहले। अब ये आधुनिक काल क्या है ये तो आपको समझाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप लोग ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम दे रहे हो और आधुनिक, जिसे अंग्रेजी में मॉडर्न लाइफ कहते हैं, तो मॉडर्न लाइफ और आधुनिक लाइफ के बारे में आप जानते होंगे। अभी का जो ये जीवन है, फैक्ट्री, कारखाने, फेसबुक, सोशल मीडिया, ठीक है, एप्पल का आईफोन जो है, ये एक आधुनिक समाज का है। AC, कूलर जो भी है, ठीक है, ये एक आधुनिक समाज में हम जी रहे हैं। इससे पहले का जो जीवन था वो क्या था? पूर्व आधुनिक। मतलब जब ये सभी चीज़ें नहीं आई थी उस समय क्या था? धर्म का अधिक बोलबाला था। अभी क्या है कि अभी अगर हम बीमार पड़ते हैं तो हम सीधे डॉक्टर के पास जाते हैं आधुनिक युग में। लेकिन आधुनिक युग के पहला वाला जो युग था उसे कहते हैं पूर्व आधुनिक। पूर्व आधुनिक युग में अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ता था या उसे सांप काट लेता था तो वो व्यक्ति डॉक्टर के पास ना जाके किसी ओझा गुणी के पास, किसी झाड़ फूक वाले के पास जाया करता था। तो आधुनिक समाज और पूर्व आधुनिक समाज में यही फ़र्क है। अब पूर्व आधुनिक के ख़त्म होने के बाद आधुनिक समाज आया। लोगों ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, लोगों ने कारखानों का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। अभी हम सोशल मीडिया का अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तो हम समाचार पत्र भी जो है घर पे नहीं पढ़ते, हम तो फ़ोन पर ही न्यूज़ देख लिया करते हैं। तो ये है आधुनिक काल। इसके बाद का जो काल था उसे कहते हैं उत्तर आधुनिक काल, और इस चैप्टर में हम इसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो उत्तर आधुनिक काल को समझने से पहले, पढ़ने से पहले आपने समझ लिया कि पूर्व आधुनिक क्या होता है और आधुनिक काल क्या होता है, ये भी आपने समझ लिया। अभी हम बात करेंगे उत्तर आधुनिक के बारे में। देखिए, आधुनिक युग जो था, देखिए आज भी कई सारे हमारे घर के बुजुर्ग हैं, कई सारे ऐसे हमारी माताएं हैं, बहनें हैं जो आधुनिक युग के चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करती है। हमारे मम्मी पापा जो हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते। वो कहते हैं कि क्या दिन भर फ़ोन पे लगे रहते हो, क्या रील्स बनाते हो, क्या PUBG खेलते हो। उन्हें आज भी ये आधुनिक समाज जो है पसंद नहीं है। वो पूर्व आधुनिक यानी प्री मॉडर्न लाइफ में ही वो जीना चाहते हैं, उन्हें वही अच्छा लगता है। एक तरह से कहा जाए तो सही भी है, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया फिर टेक्नोलॉजी जितना अच्छा है उससे कहीं अधिक जो है बुरा है। अत्यधिक टेक्नोलॉजी के उपयोग से जो पूरे विश्व में आज जो है भयंकर युद्ध की स्थिति है। सभी देशों के पास दोस्तों ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं कि अगर सभी देश आपस में युद्ध करने के लिए लड़ जाएं तो पूरी दुनिया दोस्तों खतरे में आ जाएगी। पृथ्वी का जो अस्तित्व है वो खतरे में आ जाएगा। तो आज भी कई लोग जो है आधुनिकतावाद को बढ़ावा नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि आधुनिक युग जो है, मॉडर्न युग जो है, हमारे कल्चर को, हमारे संस्कृति को नष्ट कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। तो उसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं और कुछ लोग ऐसे आए, कुछ विचारक, कुछ दार्शनिक ऐसे आए जिन्होंने उत्तर आधुनिकतावाद के कॉन्सेप्ट को हमारे सामने रखा। उनका कहना यह था कि ठीक है, आप मॉडर्न हो, मैं इसे सही मानता हूँ, लेकिन आप ये चीज़ सोचो कि मॉडर्न के यानी आधुनिकता के अंधेरे में, ठीक है, हम कहीं मानवता को ना भूल जाए। ठीक है, इतना भी आधुनिक दुनिया को ना बना दो, इतना भी मॉडर्न दुनिया को ना बना दो कि लोग मनुष्यता, मानवता को ही भूल जाए, लोग भावना को ही भूल जाए, लोग संपूर्णतावाद को भूल जाए, लोग सामूहिकतावाद को भूल जाए। आधुनिक समाज की बात करें तो आधुनिक समाज जहां विज्ञान की बात करता है, वहीं उत्तर आधुनिक समाज जो है वो मानवता की बात करता है। आधुनिक समाज तर्क पर फोकस करता है तो उत्तर आधुनिक समाज भावना पर फोकस करता है।
आधुनिक समाज जहाँ विशेषीकरण पर फोकस करता है, मतलब जो व्यक्ति विशेष है उस पर ही ध्यान देता है। ठीक है, हमारे पास कोई क्वालिटी नहीं है तो समाज मुझ पर ध्यान नहीं देगा, बल्कि जिस बच्चे के पास अच्छा अधिक क्वालिटी रहेगा, इंटेलिजेंट रहेगा, उसी पे फोकस करेगा। लेकिन उत्तर आधुनिक समाज में क्या होता है कि नहीं, सभी व्यक्तियों पर फोकस करो। उसके पास टैलेंट नहीं है तो क्या हुआ, उसकी भी भावना है, उसका भी एक विचार है, तो उसका भी कद्र होना चाहिए। तो संपूर्णतावाद पर फोकस करता है कौन, उत्तर आधुनिक समाज। आधुनिक समाज जहां व्यक्ति विशेष पर फोकस करता है, जैसे वीआईपी सिस्टम, वीआईपी कल्चर, ये क्या है, ये आधुनिक समाज का एक सिस्टम है जिसे जड़ से ख़त्म किया जाना चाहिए। आपके पास पैसे नहीं है तो आपको 7 घंटे मंदिरों में लाइन लगने पड़ेंगे, लेकिन वही किसी व्यक्ति के पास पैसा है तो वह तुरंत जाकर जो है पूजा कर लेगा। इसे कहते हैं वीआईपी सिस्टम, यानी व्यक्ति विशेष को देखकर जो है, पैसे को देखकर उस व्यक्ति को कुछ विशेष स्पेशल जो सेवा है, सर्विस है, वो प्रोवाइड किया जा रहा है, जो गलत है। वहीं उत्तर आधुनिक समाज क्या करता है, सामूहिकता पर बल देता है। सामूहिक मतलब सबके लिए समान कानून बनेगा, सबके लिए समान नियम बनेगा। किसी एक व्यक्ति विशेष को देखकर या उसके खूबियों को देखकर या उसके इंटेलिजेंस को, बुद्धिमत्ता को देखकर हम उसे कोई चीज़ नहीं दे सकते हैं। हमें सभी समूह का बात करना होगा। तो आई होप कि उत्तर आधुनिक की चीज़ों को आप समझ गए। देखिए, उत्तर आधुनिक का जो समाज है वो खुले तौर पर विज्ञान का, तर्क का, विशेषीकरण का, व्यक्ति विशेष का विरोध करती है। वो विज्ञान का विरोध करती है। वह कहती है कि जो है आप अत्यधिक अगर आप विज्ञान पर आश्रित हो जाओगे तो यही विज्ञान आपको एक दिन खत्म कर देगा। अगर आप हॉलीवुड की फिल्मों को दोस्तों देखें तो कई सारे रोबोटिक्स पर फिल्म बने, रोबोट पर। ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मर बोल के एक मूवी है या फिर जो भी है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि रोबोट जो है ना पूरे दुनिया पे वो राज करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, वो मनुष्य ही, मानव, हम ही रोबोट को बनाते हैं, लेकिन एक ऐसा पीरियड आता है उस फिल्म में, ठीक है, कि रोबोट ही जो है ना इंसान को मारना शुरू कर देता है। तो उत्तर आधुनिकतावाद के जो लोग थे, जो समाज था, वो ये था, वो उनका कहना ये था कि विज्ञान ही आपको एक दिन खतरे में डाल देगा, और हो भी यही रहा है। आज सभी देशों के पास परमाणु हथियार है, सभी देशों के पास मिसाइलें हैं। अगर भारत अमेरिका पर मिसाइल दागेगा, ठीक है, तो अमेरिका क्या भारत को छोड़ देगा? उसके पास भी तो मिसाइल है। अगर चाइना हम पर हमला करेगा तो क्या हम उन्हें छोड़ देंगे? हमारे पास भी S-400 है, हमारे पास भी पिनाका है, हमारे पास भी ब्रह्मोस है, हमारे पास भी अग्नि है, हम भी उसे निस्तनाबूद करने की क्षमता रखते हैं। तो इससे क्या होगा? इससे मानवता को चोट पहुंचेगा। और उत्तर आधुनिकतावाद किस पर फोकस करता है? मानवता पर फोकस करता है, क्योंकि वो बोलता है, वो जानता है कि विज्ञान के आने से मानवता की हानि है। ठीक है, अगर हमारे और चाइना के बीच में वॉर होगा, हमारे और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होगा, तो क्या होगा? काफ़ी लोग मरेंगे, करोड़ों लोग मर जाएंगे, इससे मानवता को हानि होगा। और इसी का विरोध कौन करता है? उत्तर आधुनिकतावाद करता है। अब देखिए, जो उत्तर आधुनिकतावादी लोग थे उनका यह कहना था कि जो ये आधुनिक समाज है ना, ये केंद्रीकृत समाज है, मतलब ये कुछ ही लोगों पर फोकस है। आज देश में कई सारी ऐसे कंपनियां हैं जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जो है चीज़ें बनाती है। ठीक है, सरकार उन पर अधिक फोकस कर रही है। क्यों? क्योंकि सरकार चाहती है कि अगर वो चीज़ें अधिक बनेंगी तो हमारा देश अधिक विकसित होगा, हम अधिक हथियार बेचेंगे। अमेरिका का पूरा जो इकोनॉमी सिस्टम है ना, वो पूरा का पूरा जो है वो हथियारों के जो है निर्यात पर डिपेंड करता है। अमेरिका हर साल इतने अरबों का हथियार बेचता है कि इससे उसकी पूरी GDP जो है ना वो चल जाती है साल भर। तो सरकार भी चाहती है, सरकार फोकस करती है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कंपनियों पर, उन्हीं चुनिंदा लोगों पर जो सरकार को फायदा पहुंचाता है। यानी जो सिस्टम जो है ना वो केंद्रीकृत है, सेंट्रलाइज्ड है, ये सभी के लिए नहीं है। दूसरा चीज जो है उत्तर आधुनिकतावाद को लेकर यह है कि देखिए, ये सत्य का जो एकमात्र अर्थ की जो धारणा है ना, उसको अस्वीकार करता है। अब उसको अस्वीकार करता कैसे करता है? देख लीजिए, सपोज दैट कोई विचारक आए, उसने अपना मत दिया, ठीक है, उन्होंने अपना एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो उत्तर आधुनिकता वाले लोग जो थे वो उसका ये कहना था कि आपने जो सिद्धांत दिया, ठीक है, आपके सिद्धांत को हम मानते हैं, लेकिन क्या आपका जो ये सिद्धांत है ये सभी लोगों पर लागू होते हैं? ये क्या सभी लोगों के लिए है? अगर वो सभी लोगों के लिए है तभी यह मान्य है। अगर वह सभी लोगों के लिए नहीं है, आपके उस सिद्धांत से, आपके उस विचार से समाज के सभी लोगों को अगर लाभ मिलता है तो ठीक है, लेकिन अगर आपके उस विचार से, आपके उस सिद्धांत से सभी लोगों को लाभ नहीं मिलता है तो आपके उस विचार और सिद्धांत को हम नकार देंगे, ये समाज नकार देगी। तो अगर सच कहें तो मैं भी कहीं ना कहीं उत्तर आधुनिक वाले जो दार्शनिक थे, जो लोग थे, जो उन्होंने विचार दिया था, उस विचार से मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि उत्तर आधुनिकतावाद पूरे सामूहिक समाज की बात करता है, मानवता की बात करता है, भावना की बात करता है।
उत्तर आधुनिकतावाद की उत्पत्ति के संबंध में काफ़ी जो है ना आम सहमति काफ़ी कम है। मतलब ये कब आया, कब यह अस्तित्व में आया, लोगों के बारे में जानकारी कम है। तो इस शब्द की पहली बार प्रयोग सन 1914 में द हिबर्ट जर्नल में प्रकाशित J.M. थॉमसन के एक लेख में किया गया था। इस लेख ने तत्कालीन ईसाई समाज के भीतर दृष्टिकोणों और आस्थाओं का रूपांतरण का वर्णन किया। तो उम्मीद है कि जो ये इंट्रो था उत्तर आधुनिक क्या है इसके बारे में आप समझ गए होंगे। अब हम आगे जाएंगे और आगे हम पढ़ेंगे प्रमुख उत्तर आधुनिक विचारक। 2-3 विचारक के बारे में हम पढ़ेंगे। इन्हीं 2-3 विचारकों को पढ़कर जो है आप एग्जाम में लिख दोगे। तो सबसे पहला जो विचारक थे वो थे जॉ फ्रांसवा लियोतार्ड। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ ध्यान से, जॉ फ्रांसवा लियोतार्ड एक फ्रांसीसी राजनीतिक और दार्शनिक थे। जॉ फ्रांसवा लियोतार्ड उत्तर आधुनिक दर्शन के सर्वाधिक प्रभावशाली हस्तियों में से एक है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था पोस्ट मॉडर्न। यहाँ पर आप पोस्ट मार्टम बिल्कुल मत समझ लेना, पोस्ट मॉडर्न यानी उत्तर आधुनिक। द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन ए रिपोर्ट ऑन नॉलेज बोलकर उन्होंने एक जो है पुस्तक लिखी और इसमें उन्होंने उत्तर आधुनिकतावाद का बाइबल, इस पुस्तक को जो है ना उत्तर आधुनिकतावाद का बाइबल कहा जाने लगा, अर्थात इसे आधिकारिक पुस्तक माना जाने लगा। अब देखिए लियोतार्ड का क्या तर्क था। लियोतार्ड का यह कहना था कि उत्तर आधुनिक काल में ज्ञान एक व्यापार का वस्तु बन गया है जो उत्तर जीवन समृद्धि और मुनाफा कमाने का एक संपूर्ण साधन है। तो आइए अब देखिए लियोतार्ड का तर्क क्या था, इस चीज़ को अपना थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे 2 टर्म का मैं यूज़ करूँगा, एक है मेटा नैरेटिव और एक है माइक्रो नैरेटिव। देखिए मेटा नैरेटिव जो होता है ना, वैसा नैरेटिव होता है जो यूनिवर्सल हो, जो सबके लिए लागू हो, जो पूरे समाज के लिए, जो पूरे विश्व के लिए लागू हो, उसे कहते हैं मेटा नैरेटिव। और एक होता है माइक्रो नैरेटिव, ये सबके लिए लागू नहीं होता है। अगर मेरा कोई विचार है तो वो मेरे लिए ही लागू होगा, इसे कहते हैं माइक्रो नैरेटिव। अगर आपका कोई विचार है, आप कुछ किसी चीज़ के बारे में आप कुछ और सोचते हैं, महेंद्र सिंह धोनी के बारे में मैं ये सोचता हूँ कि महेंद्र सिंह धोनी एक अच्छे विकेट कीपर हैं, ठीक है, वो मेरा विचार है, उसे कहते हैं माइक्रो नैरेटिव। लेकिन आप महेंद्र सिंह धोनी को एक अच्छे बैट्समैन के रूप में देखते हैं, वो आपका एक माइक्रो नैरेटिव है। कोई एक बंदा है वो महेंद्र सिंह धोनी को एक अच्छा कैप्टन के रूप में देखता है, तो वो क्या है, वो उसका माइक्रो नैरेटिव है। लेकिन मेटा नैरेटिव क्या होता है, मेटा नैरेटिव होता है कि किसी इंसान ने आके कह दिया कि महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है, एक अच्छे बल्लेबाज हैं, एक अच्छे बैट्समैन है, तो उस बात को आपको सबको मानना होगा। लेकिन उसी बीच यानी अगर 100 आदमी है और एक आदमी आके कह दिया कि महेंद्र सिंह धोनी जो है ना एक अच्छे बैट्समैन है, लेकिन उसी में से 50 आदमी को ये अच्छा नहीं लगा, वो बोले यार कि नहीं अच्छा बैट्समैन तो नहीं है भाई, बहुत कम सेंचुरीज़ हैं, बहुत कम 50s हैं, ठीक है, 200 रन कभी नहीं मारा, ठीक है, टेस्ट में कभी अच्छा स्कोर नहीं किया, तो अच्छा बैट्समैन मैं नहीं मानूंगा, अच्छा विकेट कीपर और अच्छा जो कैप्टन वो हो सकता है। तो यही है मेटावर्स और यही है माइक्रो मेटा नैरेटिव और माइक्रो नैरेटिव। मेटा नैरेटिव मतलब वो उसने जो कह दिया सभी को मानना होगा, उसने कह दिया कि महेंद्र सिंह धोनी एक अच्छे बैट्समैन है, सबको मानना होगा। तो इसी के खिलाफ यानी मेटा नैरेटिव के खिलाफ ही माइक्रो नैरेटिव जो दिया था वो किसने दिया था, लियोतार्ड ने दिया था। लियोतार्ड का कहना था कि माइक्रो नैरेटिव होना चाहिए हर व्यक्ति का जो इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू है, आप क्या सोचते हैं, आपका विचार क्या, उसका सम्मान होना चाहिए। आपने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी एक अच्छे कैप्टन है या एक अच्छे बैट्समैन है, तो उसका सम्मान होना चाहिए। ये नहीं कि कोई एक इंसान आया, कोई पावरफुल मैन, वो कह दिया कि नहीं महेंद्र सिंह धोनी अच्छा बैट्समैन ही है, बाकी वो कुछ नहीं है। इस चीज़ को नहीं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। यानी वो कुछ कह दिया सभी को मानना होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके नज़र में एक अच्छा विकेट कीपर है वो भी मानी जाएगी, मेरे नज़र में एक अच्छा कैप्टन है वो भी मानी जाएगी, उनके नज़र में एक अच्छा फुटबॉलर है वो भी मानी जाएगी, किसी के नज़र में एक अच्छा बैट्समैन है वो भी मानी जाएगी। यानी माइक्रो नैरेटिव, सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू का सम्मान किया जाएगा, ये कहना था किसका, जॉ फ्रांसवा लियोतार्ड का। उसके बाद देखिए ज्ञान को लेकर उन्होंने क्या कहा, ज्ञान को लेकर उन्होंने कहा कि नॉलेज यानी ज्ञान का उत्पादन सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि उस ज्ञान को बेचा जा सके। अब देखिए, अब आपको इसका एक एग्जांपल हम दे रहे हैं। सपोज दैट कोई भी जब किसी भी चीज़ का जब आविष्कार होता है, मोबाइल का ही आविष्कार हुआ, तो मोबाइल का आविष्कार क्यों किया गया, जिसने भी इस मोबाइल का आविष्कार किया उसने ये समझ 2 चीज़ सोच कर किया। पहला कि मैं इस समाज में क्रांति लाऊंगा, तो क्रांति लाऊंगा क्यों, उसे पैसे चाहिए। उस क्रांति लाने के चक्कर में, क्रांति लाने के बहाना से वो क्या करेगा, उसने तो मोबाइल जो बनाया उसने तो फ्री में नहीं बांट दिया।
आज जो आप कोई यूट्यूब चलाते हो या कोई जो नेटफ्लिक्स चलाते हो या आप कोई भी जो वेब शो का जो भी देखते हो OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम, तो उसने जो बनाया उसने तो सोशल वर्क के लिए नहीं बनाया। उसने तो ये नहीं कह दिया ना कि मैं एक नेटफ्लिक्स बनाता हूँ, मैं अमेजन प्राइम एक ऐप बनाता हूँ, सभी लोग उस पर आकर फ्री में जो है सब कुछ देखेंगे। जियो सिनेमा भी फ्री में IPL दिखाया कुछ दिन के लिए अपने प्रचार प्रसार के लिए, लेकिन अभी वो पैसे ले रहा है। ठीक है, तो उसने किस चीज़ के लिए बनाया? उसने उस चीज़ को बेचने के लिए बनाया, उसने उस चीज़ पर पैसे कमाने के लिए बनाया। यानी कोई भी ज्ञान का साधन, जब ज्ञान का उत्पादन होता है तो वो इसलिए होता है ताकि उसे बेचा जा सके, उसका उपभोग किया जा सके, ताकि एक नए उत्पादन में उसका मूल्यवर्धन हो, उससे पैसे कमाई जा सके। यानी पूरा का पूरा सिस्टम में लक्ष्य क्या है? लक्ष्य एक ही है, मोटो एक ही है, पैसे कमाना, पैसे बनाना। जियो जो है, पहले जब जियो आई थी 6 महीना सबको मुफ्त में अनलिमिटेड डेटा प्रोवाइड किया। ठीक है, तो उसके पीछे रीज़न क्या था कि आदमी को उसका हैबिट हो जाएगा, आदमी को उसका लत लग जाएगा। और 6 महीना जब लत लग जाएगा आपको किसी भी चीज़ का, तो उसके बाद आप कहीं से भी पैसे अरेंज करके रिचार्ज करोगे। ठीक है, तो उसका लक्ष्य क्या था? उसका टारगेट ये था कि आपको उस चीज़ का आदत दिलवाना और आपके थ्रू पैसा कमाना। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जो लियोटार्ड का जो विचार था वो आपको समझ में आ गया होगा। तो मेटा नैरेटिव जो है और माइक्रो नैरेटिव है, इस चीज़ को आप बढ़िया से एक बार फिर से बैक करके सुन सकते हैं, सुन लीजिएगा। दोस्तों आगे हम पढ़ेंगे जैक दरिदा के बारे में। जैक दरिदा भी जो है ना एक उत्तर आधुनिकतावाद के एक बहुत बड़े विचारक और दार्शनिक थे। और इन्होंने जो थ्योरी दोस्तों दी है, जो सिद्धांत इनका है ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी अच्छा है और ईजी भी, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जैक दरिदा एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे जो लक्षण विज्ञान और लाक्षणिक विश्लेषण के एक रूप को विकसित करने के लिए सुप्रसिद्ध हैं। जैक दरिदा को जाना जाता है विखंडन के थ्योरी देने के लिए, यानी डीकंस्ट्रक्शन। विखंडन का मतलब क्या होता है? विखंडन का मतलब होता है कि टूटना या तोड़ना किसी भी चीज़ को। अगर कोई ग्लास है उसको मैंने तोड़ दिया, यानी उसका मैंने विखंडन कर दिया, उसका डीकंस्ट्रक्शन कर दिया। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है जोड़ना और डीकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है उस चीज़ को तोड़ना। तो जो डीकंस्ट्रक्शन का थ्योरी यानी विखंडन का जो सिद्धांत, जो थ्योरी है, उस थ्योरी का प्रतिपादन जैक दरिदा ने किया था। अब देखिए, जैक दरिदा ने अपना जो एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम था ऑफ ग्रामेटोलॉजी। तो इस पुस्तक का नाम दोस्तों आपको याद रखना है, ऑफ ग्रामेटोलॉजी। इस पुस्तक में उन्होंने विखंडन शब्द का पहला प्रयोग किया। तो ग्रामेटोलॉजी में उन्होंने जो शब्द रखा डीकंस्ट्रक्शन का जो वर्ड है, ये वर्ड सबसे पहले जैक दरिदा ने अपनी पुस्तक ऑफ ग्रामेटोलॉजी से लिया है। अब देखिए, उन्होंने 3 तर्क दिए। ठीक है, ये 3 तर्क में ही जो है आपको समझ में आ जाएगा। उनका पहला तर्क ये था कि अगर हमें किसी भी चीज़ को समझना है, अगर हमारे सामने कोई शब्द रख दिया गया, अगर हमें उस शब्द का असली अर्थ को समझना है, तो सबसे पहले उस शब्द को हमें क्या करना होगा? तोड़ना होगा, उसका विखंडन करना होगा। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ संधि विच्छेद का। हमने बचपन में संधि विच्छेद पढ़ा है। ठीक है, तो उस संधि विच्छेद में हम क्या शब्द को तोड़ते हैं, शब्द को तोड़ के जो है ना, ठीक है, हम उसका मीनिंग निकालते हैं कि ये 2 शब्दों के मेल से बना है, इस शब्द का अर्थ ये हुआ, इस शब्द का अर्थ ये हुआ, ये 2 शब्दों के मेल से बना है। तो अगर किसी भी शब्द को समझना है, उसके बारे में जानना है, उसके वास्तविक अर्थ के बारे में जानना है, तो आपको उस शब्द को तोड़ना होगा और तोड़ने के बाद जो है उसके मूल रूप में आपको जाना होगा। तो ये एक तरीका है उस भाषा को या उस शब्द को जानने का। ये था पहला थ्योरी। उनका दूसरा थ्योरी ये था कि अगर किसी भी शब्द के बारे में या किसी भाषा के बारे में आपको जानना है, तो सबसे पहले आपको ये जानना या आपको ये समझना होगा कि वो भाषा किस संदर्भ में बोली जा रही है, यानी किस सिचुएशन में बोली जा रही है। अब सपोज दैट, मान लीजिए कोई उर्दू में या फिर अगर हम तमिलनाडु गए और कोई तमिल भाषा में ये कहे कि मुझे पानी पीना है, तो वो इशारा करेगा कि भाई, वो इशारा करेगा ना पानी का। अब जैसे कि बंगाली में, ठीक है, बंगाली में हम ओबियसली आई एम बंगाली, तो बंगाली में हम लोग पानी को जल बोलते हैं, जल। ठीक है, तो सपोज दैट आप बंगाल गए या कोई जो है बंगाल आया, ठीक है, तो क्या होता है कि हम लोग दुकानदार के पास जाकर हम लोग बोलते हैं कि इशारा करते हैं कि जॉल है, जॉल है। तो वो जो जॉल है आप बोलते हैं ना, ठीक है, तो उससे आपको समझ में आ जाता है कि मैंने वो इशारा किया। तो आपको उस भाषा, वो जो वर्ड है जॉल, ठीक है, तो उसका जो मीनिंग है आपको समझ में तुरंत आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं पानी पीने का इशारा करके, इंडिकेट करके मैं उसे बोल रहा हूँ। तो किस सिचुएशन में वो शब्द बोली जा रही है, उसका इस्तेमाल किस सिचुएशन में हो रहा है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो एक तरीका ये भी है कि उस संदर्भ में, कि किस संदर्भ में, किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है,
उस कंडीशन को पता लगाकर हम उस शब्द के बारे में जान सकते हैं। यह था दूसरा थ्योरी। अब देखिए तीसरा थ्योरी क्या है। हाँ, ये जो आपका ये दूसरा थ्योरी था, इस दूसरा थ्योरी को ग्रामेटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, अब उनका जो तीसरा थ्योरी था, तीसरा सिद्धांत था, वो क्या था? उसका नाम था लोगोसेंट्रिज्म। तो लोगोसेंट्रिज्म का मतलब क्या होता है? सिंपल समझिए, लोगोसेंट्रिज्म का मतलब होता है कि अगर ऐसा कोई समाज में ऐसा कोई व्यक्ति आया जिसने कुछ ऐसा काम कर दिया कि उस व्यक्ति को हम उसी नाम से जानने लग गए। सपोज दैट प्रभास को हम लोग बाहुबली के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि प्रभास ने बाहुबली नाम का एक फिल्म किया और उस फिल्म में उसने बाहुबली का कैरेक्टर प्ले किया और वो कैरेक्टर लोगों को इतना अच्छा लगा कि वो कैरेक्टर हमारे माइंड पे बैठ गया। तो तब से हम लोग जो प्रभास को बाहुबली के नाम से जानते हैं। अगर आप किसी को कह दें कि बाहुबली, ठीक है, तो सबसे पहले उसके माइंड में किसका फोटो आएगा? अब प्रभास का ही फोटो आएगा ना, ठीक है। अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अरुण गोविल, जिन्होंने रामायण का पहला किरदार अदा किया था। अब जब भी अरुण गोविल को आप देखोगे, आपको क्या याद आएगा? आपको उनकी कोई मूवी तो याद नहीं आएगी, हालांकि उन्होंने काफ़ी सारे मूवीज़ में भी काम किया है। तो सबसे पहले आपका राम का चित्र आपके सामने नजर आएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है राम के कैरेक्टर को प्ले किया था। तो इसे कहते हैं लोगोसेंट्रिज्म। मतलब अगर उस व्यक्ति ने किसी का रोल अदा किया, अगर सलमान खान ने ऐसा कोई रोल, क्रिश, ठीक है, ऋतिक रोशन ने क्रिश का रोल अदा किया था, तो जब भी हम बोलते हैं क्रिश तो सामने किसका फेस आता है? ऋतिक रोशन का आता है। तो इसे कहते हैं लोगोसेंट्रिज्म। मतलब एक व्यक्ति कुछ ऐसा रोल प्ले करता है कि हमारे माइंड पे उस चीज़ का छाप बैठ जाता है कि ये व्यक्ति जो है वो है। जबकि वास्तव में क्या प्रभास जो है क्या बाहुबली है? नहीं है, लेकिन उसने उस रोल को अदा किया, इसलिए हम कहते हैं। क्या वास्तव में जो ऋतिक रोशन है क्या वो क्रिश है? क्या वो उड़ सकता है? बिल्कुल नहीं, लेकिन उसने एक रंगमंच पे, एक मूवी पे जो है अपने रोल को उसने प्ले किया, तो इसलिए हम उन्हें क्रिश के नाम से जानते हैं। तो इसे कहते हैं लोगोसेंट्रिज्म। अब आपको यहाँ पर और एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। उन्होंने जो है, ठीक है, लोगोसेंट्रिज्म का बात करते हुए, तर्क देते हुए एक बात पर फोकस किया कि जब भी कोई पेंटर किसी पेंटिंग का निर्माण करता है, कोई पेंटिंग बनाता है, तो उस पेंटिंग में कुछ अर्थ छिपा होता है। ऐसा नहीं होता है कि कुछ भी बना दिया। जो जितने भी बड़े बड़े, ठीक है, पेंटर हुए हैं, चित्रकार हुए हैं, उन्होंने जो अपने पेंटिंग्स के माध्यम से कुछ संदेश दिया है। उस पेंटिंग में कई सारे अर्थ छिपे होते हैं। उस अर्थ का पता लगाना, आखिर लोग जो हैं अरबों रुपया, करोड़ों लाखों रुपया देके लोगों के, बड़े बड़े आर्टिस्ट के पेंटिंग खरीदते। क्यों? क्योंकि उस पेंटिंग के माध्यम से एक आर्टिस्ट बहुत कुछ कहना चाहता है। तो उसके अंदर का जो लोगो है, जो भाव है, उसी भाव का नाम क्या दिया? लोगोसेंट्रिज्म। सपोज दैट हम फ़ोन खरीदते हैं एप्पल का या सैमसंग का, तो क्यों खरीदते हैं? अरे भाई एप्पल का फ़ोन है, देखते ही नहीं हम अंदर में क्या है नहीं है। अरे भाई एप्पल का फ़ोन है मतलब अच्छा होगा, सैमसंग का फ़ोन है मतलब अच्छा होगा, ठीक है। ऑडी की कार है भाई, एक नंबर है। मर्सिडीज़ है भाई, एक नंबर है, मत देखो ले लो, ठीक है। तो क्यों लेते हैं? कंपनी का लोगो देखकर, कंपनी देखकर लेते हैं हम लोग। तो इसे ही कहते हैं लोगोसेंट्रिज्म। तो उम्मीद है कि जैक दरिदा का जो ये 3 सिद्धांत आपको समझ में आ गया। इससे पहले हमने आपको लियोटार्ड के सिद्धांत के बारे में पढ़ाया, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो दार्शनिक थे, मिशेल फूको। तो आइए अब मिशेल फूको को पढ़ते हैं। तो आइए अब पढ़ते हैं मिशेल फूको के बारे में। फ्रांसीसी दार्शनिक और इतिहासकार मिशेल फूको एक उत्कृष्ट उत्तर आधुनिक सिद्धांतकारों में से एक थे। उनकी कृतियां राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, दर्शन, इतिहास के विषय सीमाओं को लांघते हुए, मतलब उससे भी परे, और लगभग सभी प्रधान कथ्यपरक क्षेत्रों से संबंध रखती थी। यानी उनका जो इंटरेस्ट था, उनका जो विचार था और उनका जो अध्ययन था वो सभी फील्डों में था। ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्होंने जो है दर्शन के बारे में या समाजशास्त्र के बारे में या पॉलिटिक्स के बारे में बताया। उन्होंने सेक्स को लेकर भी कई सारे तथ्य दिए, उन्होंने पागलपन को लेकर भी कई सारे तथ्य दिए, उन्होंने तकनीक को लेकर, आनुवांशिकी को लेकर भी कई सारे तथ्य दिए, ठीक है। तो इसके अलावे क्या था? मनोचिकित्सक, आयुर्विज्ञान, भाषा शास्त्र, दंड व्यवहार, कारागार तथा यौन संबंधी अपचरण, ताकि मनुष्य के बारे में चिंतन प्रणालियों का स्पष्ट उच्चारण हो सके। अभी आपको उनका जो एक कारागार, जेल के बारे में जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट जिसे पैनेप्टिकॉन कहते हैं, उसके बारे में आपको आगे मैं बताऊंगा। तो दोस्तों मिशेल फूको किसी ऐसा नहीं थी कि किसी एक ही विषय पर उसने अध्ययन किया और अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने बहुत सारे फील्ड में, बहुत सारे क्षेत्रों का अध्ययन करके और बारीकी से उन्होंने अध्ययन किया। बारीकी से कहें तो उन्होंने ऐसा अध्ययन किया जैसे किसी एक डेड बॉडी का हम पोस्टमार्टम करते हैं, बारीकी से हम देखते हैं एक एक चीज़, तो उस तरीके से उन्होंने हर एक चीज़ों का अध्ययन किया और अलग अलग चीज़ों के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए।
तो सबसे पहले आपको उनका जो एक विचार था पैनेप्टिकॉन के बारे में, एक सिद्धांत था पैनेप्टिकॉन। तो ये पैनेप्टिकॉन था क्या? देखिए, पैनेप्टिकॉन का मतलब होता है कि ऐसा डर जो दिखता ना हो लेकिन आपके मन में हो, ठीक है, जिसे आप दिखाना ना चाहें लेकिन आपके मन में वो डर है। मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ कि मैं आपसे डर रहा हूँ, लेकिन मैं डर रहा हूँ, इसे कहते हैं पैनेप्टिकॉन, ठीक है। अब इसको कारागार के कॉन्सेप्ट में एक जेल का उदाहरण देते उन्होंने क्या समझाया था? उन्होंने ये समझाया था कि मान लो कोई एक जेल है, उस जेल के बीच में एक जो है ना एक बहुत बड़ा टावर है, इसमें लाइट लगा हुआ है और वो लाइट राउंड गोल ऐसे करके वो घूमती है चारों तरफ, ठीक है। तो जो लाइट आपने देखा होगा जेल में, वो ऐसे जब एक तरफ जाती है तो दूसरी ओर अंधेरा हो जाता है। चारों ओर कैदी हैं और लाइट जब पूरब की ओर जाता है तब पश्चिम की तरफ अंधेरा है और पश्चिम में बैठा कैदी ये सोचता है कि मैं भी भाग जाऊं, लेकिन वो भागता नहीं। वो क्यों नहीं भागता? वो इसलिए नहीं भागता, अंधेरा होने के बावजूद वो इसलिए नहीं भागता क्योंकि उसके मन में एक डर है कि जो ऊपर जो वो सिपाही है, पुलिस है ना, लाइट तो उस तरफ है, ठीक है, इधर अंधेरा है, लेकिन वो जो पुलिस उस लाइट के पास खड़ा है, शायद वो मुझे ही देख रहा होगा, जैसे ही मैं भागने को जाऊंगा वो मुझे गोली मार देगा। तो ये जो एक डर है ना, वो एक इसी डर को उन्होंने क्या नाम दिया? पैनेप्टिकॉन। और इस जेल का जो है उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया। बाद में उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ ये एग्जाम्पल जो है जेल का, एक तो ये एग्जाम्पल है, लेकिन ये हमारे आम जीवन में भी जो है ना, ये पैनेप्टिकॉन का जो डर है, ये हमारे आम जीवन पर भी लोगों के दिलों में ये डर बैठा हुआ है। अब देखिए, पागलपन के बारे में उन्होंने क्या कहा? अगर हमारे सामने हम पागल को देखते हैं, हम क्या बोलते हैं कि ये पागल है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि पागल का हरकत क्या होता है, हमारे माइंड में पहले से सेट है, हमें पहले से बताया गया है कि ऐसे ऐसे हरकतें जो करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पागल कहते हैं। तो जब भी हम किसी पागल को देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये पागल है। क्यों? क्योंकि उसकी हरकतें ऐसी है। लेकिन मिशेल फुको ने क्या कहा था? मिशेल फुको ने कहा था कि वो पागल नहीं है, आपके दिमाग के अंदर में वो चीज़ें सेट कर दी गई है, पहले से फीड कर दिया गया है कि इन्हीं हरकतों को पागलपन कहते हैं, जबकि वो पागलपन नहीं है, वो कुछ और हो सकता है, लेकिन आप सोचते हैं कि वो पागल है, वो पागलपन है। तो ये भी एक पागलपन के बारे में उनका भी एक बहुत ही प्रसिद्ध थ्योरी था। अब देखिए, उन्होंने ज्ञान के पुरातत्व के दृष्टि को पागलपन के एक डिस्कोर्स माना, जो मैंने बता दिया। फूको ने माना कि कामुकता का संबंध शक्ति और ज्ञान से है, नैतिकता से है। यानी सेक्स के बारे में उन्होंने क्या कहा कि सेक्स का जो रिश्ता है ना, कामुकता का जो संबंध है, वो किससे है? वो पावर से है, शक्ति से है, ज्ञान से है। ज्ञान और शक्ति सामाजिक जीवन को नियंत्रित करते हैं। यह बात बिल्कुल सही है। अगर आपके पास ज्ञान है, आपके पास पावर है, तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। आप नेता बन सकते हैं, आप बड़े कंपनी के CEO बन सकते हैं, आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो ज्ञान और शक्ति ही आपके जीवन को क्या करती है? नियंत्रित करती है। अब देखिए, अब उन्होंने कहा कि मनुष्य का अपने जीवन पर कोई नियंत्रण नहीं रहता, वो केवल विमर्शों द्वारा नियंत्रित होता है। यानी विमर्शों मतलब देखिए, हम हमारे जीवन में मेरा खुद का कंट्रोल नहीं है। अभी क्या होगा? अभी सपोज दैट, मान लीजिए कि मैं मार्केट गया और एक जीन्स और टी-शर्ट खरीद के लेकर आया, उसे पहना, वो मुझे अच्छा लगा, लेकिन 3-4 लोगों ने मुझे कहा कि नहीं, ये कलर ठीक नहीं है, ये वो ठीक नहीं है। तब मैंने क्या सोचा कि नहीं यार, ये लोग सही बोल रहे हैं, ठीक है, मुझे ये जीन्स, ये शर्ट जो है ना, ये जच नहीं रहा है, ठीक है। तो उसे मैंने क्या किया, मार्केट जाके उसे मैंने रिटर्न कर दिया, और लोगों ने जो कहा कि रेड तुम पे सूट करेगा, तो मैंने रेड कलर का टी-शर्ट जो है वो खरीद के लेकर आया और पहन लिया। तो उन्होंने, फूको ने यही कहा कि हमारे जीवन पर हमारा कंट्रोल नहीं है, बल्कि कंट्रोल किनका? विमर्शों का है। लोग जो विचार विमर्श देंगे, ठीक है, उसे सोचकर, उसे मानकर जो है ना हम चलेंगे। अब देखिए, इनके कृत्यों में 5 प्रमुख अवधारणाएं हैं। तो 5 अवधारणा के बारे में उन्होंने कहा। पहला है वर्तमान। वर्तमान मतलब अभी जो प्रेजेंट में हम जी रहे हैं। उसके बाद कहा अनुवांशिकी का सिद्धांत दिया। अनुवांशिकी का मतलब होता है कि प्रेजेंट टाइम में रिसर्च करना, किसको लेकर? पास्ट को लेकर। हम जीन्स के बारे में, DNA के बारे में रिसर्च करते हैं, मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं? पास्ट के लिए मिलाते हैं ना, कि हमारे पूर्वज कैसा थे, तो वो हमारे DNA से मालूम चलेगा। उसके बाद टेक्निक यानी तकनीकी के बारे में उन्होंने कहा। सत्ता की सूक्ष्म राजनीति के बारे में उन्होंने कहा, और उन्हें प्रवचन के बारे में कहा। दोस्तों, ये था फूको का सिद्धांत। तो दोस्तों, इसी के साथ ही पूरा चैप्टर खत्म होता है, और ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है पूरे की पूरी वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर कहीं भी कोई त्रुटि हो, कोई भी टॉपिक समझ में ना आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको कमेंट में तुरंत रिप्लाई जरूर दूंगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जाते जाते मैं बस आपको इतना कहूँगा कि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI चैप्टर है। इस चैप्टर को, इस वीडियो को 10 बार
बार देखकर जाना। इस चैप्टर से मुझे लगता है कि 2 क्वेश्चन तो आने चाहिए, 1 क्वेश्चन तो आपका आना तय है, वो आएगा ही, तो उसको आप करके जाएं। बिल्कुल मतलब एब्सोल्यूट चैप्टर है, इसे आपको पढ़ना है। एक बार में समझ में ना आए फिर भी मैंने कोशिश किया है कि आपको बढ़िया से मैंने समझाया है, तो 2-3 बार अगर आप देखोगे इस वीडियो को तो आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आपका एग्जाम शुभ हो।